मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस पाठ से संबंधित एक शॉर्ट समरी यहाँ पर हम लेंगे और शॉर्ट समरी लेने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऑलरेडी अगर आप टॉपिक को समझ चुके होंगे कि पाठ में क्या बताने की कोशिश की है लेखक ने, तो आप जब चैप्टर को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समरी की वजह से वो चैप्टर भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और उसी के साथ एक फ़ायदा ये भी है कि आपको उस पाठ से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, साथ ही उसके उत्तर भी, जिसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एक समरी सेशन, जहाँ पर आप पाठ को एक शॉर्ट कंक्लूजन के साथ समझ सकें। शुरू करते हैं पाठ की समरी को। पाठ की जो रूपरेखा है, यानी जो उसको बनाया गया, इस पाठ को जो लिखा गया है वो किस पर बेस्ड है? संस्मरण, स्मृतियों से बनता है। ये जो पाठ है ये क्या है? संस्मरण है। ये संस्मरण, जैसे आत्मकथा व्यक्ति अपने रियल लाइफ की एक स्टोरी लिखता है, वैसे संस्मरण जो है जो यादों पर बेस्ड है। आपके पास बहुत सारी यादें हैं, आपने लाइफ में पिछला साल जो है बहुत एंजॉय किया, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी यादें, आपने उसको लिख दिया, आपके पास वो लिखित रूप में है, तो ये क्या है? आपका संस्मरण हो गया। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृतियों यानी कि यादों, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। यानी कि ये जो पाठ है उसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। किनके बारे में? फादर कामिल बुल्के के बारे में। और ये एक क्या है? ये एक संस्मरण है, क्योंकि फादर कामिल बुल्के को लेकर लेखक की बहुत सारी यादें हैं और उन्हीं यादों को उन्होंने लिख दिया, तो वो संस्मरण हो गया। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के। अब इस पाठ में हमें किसके बारे में बताया गया? फादर कामिल बुल्के के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। लेखक ने उनके बारे में लिखा है अपनी यादों के सहारे। जो फादर कामिल बुल्के थे वो कैसे थे? अपने को भारतीय कहते थे, जबकि वो भारतीय नहीं थे। वो भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम में थे, और बेल्जियम यानी यूरोप के रेम्सचेपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। गिरजा जो आप कहते हैं कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका जो पूजा स्थान होता है, जहाँ पर वो अपने अपने गॉड को याद करते हैं, तो वो उनके जैसे मंदिर मस्जिद है वैसे ही गिरजा है। पादरी यानी कि जिस तरीके से मौलवी होते हैं, पंडित होते हैं, वैसे पादरी। और धर्मगुरु जो धर्म के जो गुरु हैं किसी भी धर्म विशेष के, और संत तो सभी जानते हैं, तो ये उसकी भूमि कही जाती है। यानी कि जो रेम्स चैपल है यूरोप के बेल्जियम में, वो जो है वहाँ पर सिर्फ गिरजे, पादरी और धर्मगुरु और संतों की ये जो है भूमि कही जाती है। वहाँ से फादर कामिल बुल्के आए हैं। वो भारत के नहीं थे, लेकिन वो वहाँ से आकर, बेल्जियम से आकर यहाँ पर बस गए और उन्होंने अपने आप को भारतीय कहना पसंद किया। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि अब बनाया किसको? भारत को। कर्म भूमि क्या होती है और जन्मभूमि क्या होती है? जन्मभूमि जहाँ आपका जन्म हुआ है, कर्म भूमि जहाँ पर आप अपने काम से अपना जीवन चलाते हैं, जहाँ आप अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जहाँ आप अपनी जॉब करते हैं जिससे आपका जीवन चलता है, तो वो आपकी कर्म भूमि है। या फिर आप अपना जीवन बाकी बिताते हैं जहाँ, वो कर्म भूमि है आपकी। फादर बुल्के जो हैं वो एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। बहुत ही, मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ही आप जो गहरे मित्र हैं, वो उनसे मित्रता थी, उनका संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को, विदेशी क्योंकि वो बेल्जियम से थे, भारतीय क्योंकि बेल्जियम से आके वहाँ भारत में बसे और अपने आप को भारतीय कहलाना पसंद किया और वो साधु भी बने, तो इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध यानी कि गहरे प्रेम का उदाहरण भी माना जाएगा। यानी लेखक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उन्होंने कहा कि जब तक इस धरती पर राम कथा होगी, जब तक राम को याद किया जाएगा, राम कथा होगी, तब तक इस व्यक्ति को भी ऐसे ही याद किया जाएगा। और किस व्यक्ति को? बुल्के को, फादर कामिल बुल्के को। और उन्होंने इसके साथ ही हिंदी के लिए जो कदम उठाए हैं, जो कोशिशें की हैं,
उसके लिए तो उनको बहुत ही याद किया जाएगा। और पाठ में हमें ये बताया भी है लेखक ने कि किस तरीके से हम भारतीय होते हुए भी वो हिंदी की वो इज्जत नहीं कर पाते हैं जो वो बेल्जियम से आकर हिंदी की इज्जत कर रहे थे, और जहाँ भी उन्हें मौका मिलता वो उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते। और वो ये भी बोलते कि जिसकी अपनी भाषा है उसको वो उसकी इज्जत क्यों नहीं कर रहा, जो इतनी गहरी है, इतना ज्ञान देने वाली है, जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप, बेल्जियम शहर को छोड़कर, रेम्स चैपल को छोड़कर वो यहाँ आ गए, भारतीय बन गए जब, और अपने परिवार को भी छोड़ दिया। जो भी है उनका सारा बैकग्राउंड जो जहाँ से था उन्होंने उसको ज़ीरो करके यहाँ भारत में आके बस गए। किसके प्रेम में? हिंदी के प्रेम में। तो इसलिए इस पार्ट में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से फादर कामिल बुल्के जो है भारत को पसंद करते, हिंदी भाषा को पसंद करते थे, किस तरीके से उन्होंने उसमें सारे जो अपने प्रयास हैं, प्रयास करके जो भारतीय बनने की पूरी कोशिश की है, वो सारा सफ़र उन्होंने दिखाया है, क्योंकि लेखक जो है कहीं ना कहीं उनसे बहुत अधिक गहरे से जुड़े हुए थे। पाठ का सार हमें बताता है कि प्रस्तुत पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है, जो कि एक उच्च कोटि यानी बहुत ही आप कह सकते हैं हाई लेवल का एक संस्मरण है, जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक यानी चरित्र से संबंधित और व्यवहार से संबंधित विशेषताएं वर्णित हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, सब बताएंगे, तभी उसके बारे में हम पूरी तरीके से जान पाएंगे। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। यानी जो बेल्जियम है वो सिर्फ मान लीजिए कि भारत में जैसे आप बोल सकते हैं कि भारत में आप भारत किन किन वजहों से जाना जाता है उन सब का नाम लिया जाता है और भारत की विशेषताएं बताई जाती हैं। वैसे ही बेल्जियम जो कि गिरजाघर, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों से भरा पड़ा था, लेकिन उन्होंने अगर संत बनने की ख्वाहिश जाहिर की और उसे पूरा करना चाहा तो वो भारत में आके किया। क्यों? भारत में कुछ तो ऐसा होगा जिसको उन्होंने आकर्षित किया, तो इसलिए वो भारत आए, भारतीय बनना चाहा। हिंदी के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत, भारत आने के बाद मृत्यु तक इसे अपना कर्म क्षेत्र ही बनाए रखा। फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत नहीं थे। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। यानी लेखक और फादर कामिल बुल्के जो हैं उनके बीच में कैसा रिश्ता था, संबंध थे, वो हमें इस पाठ में देखने को मिलता है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए थे, एकदम घुल मिल गए थे और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय काम किया। यानी कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा ही है, और उसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयास किए। इसमें आप फर्क समझें, वो राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की हिंदी को। फादर बुल्के के निधन पर लेखक का आक्रोश। जब फादर बुल्के का निधन होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो लेखक अपना आक्रोश दिखाते हुए दिखते हैं हमें। क्यों? लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है। यानी लेखक जो है अपने आक्रोश को दिखाते हैं किसके लिए सामने? ईश्वर के सामने। वो गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? वो ईश्वर से प्रश्न कर रहे हैं कि जिसके रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, मिठास भरे अमृत के समान जैसा व्यवहार लिया हो, जिसके दिल में दुख, दर्द और आप कह सकते हैं संवेदना इतनी भरी पड़ी थी, जो कि हम यहाँ रहकर वो नहीं चीज़ फॉलो कर पाते, वो यूरोप से आकर यहाँ पर ये इस तरीके का व्यवहार लेकर जी रहे थे। उस व्यक्ति के साथ इतना गलत क्यों हुआ है आखिर? लेखक जो है वो ईश्वर से ये प्रश्न कर रहा है कि इतने मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ ना हो जिसके शरीर में, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया? ऐसी गलत मौत उसे क्यों मिली, मृत्यु क्यों मिली उसे? फादर की मृत्यु जहरबाद के कारण कठिन यातना यानी बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए उनको ये मृत्यु प्राप्त हुई है। कठिन यातना सहते हुई थी, जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी? लेखक आज भी लेखक जो है आज भी फादर की स्नेहमयी यानी वो प्यार भरी बाहों का दबाव, यानी आप जब किसी को गले लगा रहे हो और प्यार से उसको अपने गले से लगा ले और समेट ले अपनी बाहों में, तो उससे अपनत्व जो मिलता है, वो अपनत्व लेखक जो है आज भी महसूस करते हैं, अपनी छाती पर महसूस करता है लेखक आज भी। लेखक जो है ये ईश्वर से प्रश्न करता है कि अगर कोई व्यक्ति जो इतना जिसके में आप
बिल्कुल भी शक ना कर सके कि उसके व्यवहार में या उसके जो आप कह सकते हो जो उसका चरित्र है कहीं से भी मैला हो, तो उसे नहीं लगता कि उसने पूरा जीवन अगर देखा है फादर कामिल बुल्के को तो उसमें कुछ भी गलत था। क्यों उनके लिए ऐसी मृत्यु उन्होंने चुनी ईश्वर ने कि उनको इतनी यातना सहनी पड़ी, इसके लिए वो प्रश्न करते हुए नजर आते हैं पाठ में। फादर बुल्के की आत्मीयता और लेखक। फादर बुल्के जो है उनकी जो आत्मीयता है, अपनत्व है वो, और लेखक जो है उसके बारे में जो चर्चा हुई पाठ में वो ये है कि लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा है। आप जब बहुत परेशान होते हैं, आप अपने कान में लीड लगाते हैं और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनते हैं जो आपको पसंद हो, जिस तरीके के आप उनको सुनते हैं तो आप कितना रिलैक्स फील करते हैं। वो चीज़ वही काम करती है जब लेखक जो है फादर बुल्के को याद करते हैं। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भर देने जैसा था। कर्म को संकल्प यानी कि आपने अभी कोई चीज़ सोची है, सिर्फ एक इमेजिनेशन पर चल रहे हैं आप, लेकिन फादर कामिल बुल्के जो है वो जब उनसे आप इंटरेक्ट करोगे तो वो चीज़ आप पक्की कर लोगे कि नहीं, जीवन में हमें इसी तरीके से चलना है, आगे ये करना है। वो संकल्प हो जाता है, आप निश्चय कर लेते हो। तो उनसे बातें करना मतलब कर्म को संकल्प में भर देने जैसा था। लेखक स्मृतियों में यानी कि यादों में इस तरीके से डूब जाता है। वो पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, वे हमारी हंसी मजाक में शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस भी करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक बिना डरे, जो सही हो जो गलत हो वो राय देना और सुझाव भी देते थे। यानी कि आपको एक डिसीजन देने के साथ साथ आपको तरीके भी सुझाते रहते थे। हमारे घरों में के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई की तरह खड़े भी रहते थे और पुरोहितों की तरह आशीष भी देते थे, आशीष यानी आशीर्वाद भी देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा, अपितु सदैव ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया। उन्हें देखकर लेखक के मन में यह जिज्ञासा सदैव बनी रही कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा घर था। कहने का मतलब है कि इतनी संपन्नता के बावजूद भी, संपन्नता का अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज़ की कमी ना होना। अब लेखक जो है इस व्यवहार को, जितना भी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से वो लोगों के ग्रुप में शामिल होते थे, हंसी मजाक चल रहा है तो हंसी मजाक, सीरियस डिस्कशन चल रहा है तो वो उसमें भी शामिल है, बड़े भाई की तरह आशीर्वाद देते हैं, देख रेख करते हैं, एक बड़े होने का एहसास कराते हैं और अपनी इन्हीं मौजूदगियों से अपने होने का एहसास कराते हैं। और उनके व्यवहार में किसी भी तरीके का आप क्रोध नहीं देखो, किसी भी विषय को लेकर क्रोध नहीं देखोगे, बल्कि ममता और प्यार ही देखोगे। उसके बाद उनको देखकर ऐसा लगता है लेखक को कि इनके मन में ऐसा क्या चला, ऐसी कौन सी जिज्ञासा या उत्सुकता जो है वो आई कि वो बेल्जियम को छोड़कर, जहाँ बेल्जियम में वो इंजीनियरिंग कर रहे थे और उसके भी लास्ट ईयर में थे, और लास्ट ईयर में पहुंचकर फादर बुल्के ने अपने मन में ये ठाना कि वो सन्यासी बनेंगे और उन्होंने अपनी वहीं पढ़ाई छोड़ी, परिवार छोड़ा और भारत आगे सीधा क्या बनने, सन्यासी बनने। तो अगर आपसे या हमसे पूछा जाए तो अगर आपके पास मौका है, आप यूरोप में रह रहे हैं, अच्छा परिवार है आपका, कमाई है अच्छी खासी, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, तो क्या आप छोड़ छाड़ कर एक दूसरी जगह पर जाके बसना चाहेंगे, और वो भी सन्यासी? तो एक बहुत बड़ा कदम है ये, और बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया, और उसके बाद उनके आप व्यक्तित्व में किसी तरीके की नकारात्मकता नहीं देख पाएंगे। फादर बुल्के का परिवार कैसा था, क्या था, उनके विषय में क्या जानकारी मिल रही है हमें इस पाठ में, तो वो हमें अभी बताया जाएगा कि लेखक प्राय अपनी बातों में उनसे पूछता था कि अपने देश की याद आती है, तो अक्सर यही कहते थे कि मेरा देश तो अब भारत है। यानी लेखक का एक एक्सपीरियंस ये भी है फादर कामिल बुल्के के साथ कि उनसे जब भी ये पूछा जाता कि आपको अपने शहर की याद आती है, यूरोप की याद आती है जहाँ पर आप रहते थे, तो वो अक्सर यही कहते थे कि मेरा देश तो जो है वो अब भारत ही है। हाँ, जन्मभूमि रेम्स चैपल की याद तो आती है, माँ की भी बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं, याद में। माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थीं, जिन्हें अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को वो दिखाया करते थे। उनका पिता और भाइयों के प्रति बहुत लगाव नहीं था, यानी कि वो इतना इमोशनल कनेक्टेड जो है अपने पिता या भाई से नहीं थे, माँ से थे। माँ जो है उन्हें चिट्ठियाँ लिखा करती थी और अपनी उन चिट्ठियों को डॉक्टर रघुवंश के साथ शेयर करते थे, यानी दिखाया करते थे। पिता व्यवसायी थे, यानी बिजनेसमैन थे। एक भाई जो है वो पादरी हो गया था।
एक भाई काम करता था, एक बहन थी जो सख्त और जिद्दी थी। फादर को कभी उसकी चिंता करते नहीं देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 से 3 बार अपने परिवार से ही सिर्फ मिलने के लिए वो बेल्जियम गए थे। यानी फादर कामिल बुल्के जब बेल्जियम से यहाँ भारत आ गए, उसके बाद से जो है वो उन्होंने अपने घर परिवार की जो के बारे में अगर देखना, हाल चाल पूछने का जो सिलसिला जारी रखा, वो 2 से 3 बार ही रखा है। उसके बाद से वो भी ज़ीरो हो जाता है। आप सब छोड़कर क्यों चले आए, ये पूछने पर वो बड़े ही आसानी से, सरलता से उत्तर देते कि प्रभु की इच्छा थी। यानी जैसे हम आम भाषा में बोल रहे थे, ये हमारी किस्मत में यही था। वो बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा थी, यानी ईश्वर यही चाहता था कि वो भारत में आके बसे और इस तरीके का जीवन बिताए जो उनकी इच्छा के अनुसार ही था। वे बताते थे कि माँ ने बचपन में ही ये घोषित कर दिया था। यानी फादर कामिल बुल्के की जो माँ है वो उनको बचपन से ही बोलती थी कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की इच्छा का कारण पूछने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। अनभिज्ञता मतलब जानकारी नहीं है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, यानी उनके मन में ये इच्छा बस आ गई है। क्यों आ गई है, इसके पीछे का कारण वो नहीं जानते, वो अनभिज्ञ हैं, यानी उस चीज़ की जानकारी उनको नहीं है। इसीलिए वो जब कोई ये पूछता था कि आप सब कुछ छोड़कर भारत क्यों आए, तो वो यही कहते थे कि ईश्वर की इच्छा थी, इसी वजह से आ गया। और जब ये पूछा गया उनसे कि मतलब आप क्यों संन्यास लेना चाहते हो और संन्यास लेना भी है तो भारत क्यों जाओगे, तो उन्होंने बोला कि उनको वो इस चीज़ से अनभिज्ञ थे, वो इस चीज़ को, बात को ना सामने ला ही नहीं सकते थे। वो क्या कारण देते कि वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता था कि वो इसका क्या उत्तर दें। फादर बुल्के की भारत में प्रक्रियाएं। फादर बुल्के जो हैं भारत में क्या क्या प्रक्रियाएं करते हुए दिखे। फादर बुल्के जो है उन्होंने भारत में आकर जिसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई शुरू की। जिसेट संघ में उन्होंने धर्माचार, धर्म से संबंधित पढ़ाई शुरू की, और 9 से 10 साल जो है उन्होंने दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से उन्होंने बीए और इलाहाबाद से एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 ईस्वी में उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये एक विषय है, इस पर शोध प्रबंध पूरा किया। इन्होंने शोध किया है इस पर, किस पर, राम कथा उत्पत्ति और विकास पर। तो ये वो व्यक्ति है जो बेल्जियम से आया हुआ है। जिसेट संघ में उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की है, दार्जिलिंग में रहते उन्होंने फिर पढ़ाई की है, उसके बाद कोलकाता से बीए किया है, और फिर प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने राम कथा और उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध किया। मार्टलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का रूपांतर जो है, यानी कि अनुवाद करा है उन्होंने, जिसका अनुवाद जो है नीलपंछी के नाम से किया। यानी कि जब उन्होंने ये सब कुछ कर लिया तो उन्होंने एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है ब्लू बर्ड, उन्होंने उसका रूपांतर किया, अनुवाद किया, जिसको उन्होंने नीलपंछी नाम से अनुवाद करके सामने लाया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे, और यहीं उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी तैयार भी की। कहने का अर्थ ये है कि भारत आने के बाद उन्होंने सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें नहीं की हैं, सिर्फ बड़ी चीज़ें करते हुए आप देखेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कि अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी तक तैयार की है और बाइबल का अनुवाद किया। वहीं बीमार पड़े, पटना से दिल्ली आए और फिर 47 साल भारत में रहकर 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर चले गए। यानी उन्होंने 47 ईयर्स, 47 साल भारत में रहे हैं, और उम्र जब 73 की हुई तो 73 की उम्र जो है होते होते वो ज़िंदगी जीकर चले गए। 47 साल ही भारत में क्यों रहे, तो जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वो इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा लीजिए कि अगर ग्रेजुएशन में जो है 12th में बच्चा 17 ईयर्स का है, देन आप 4 ईयर्स प्लस कर लें, और उसके बाद जो है फिर वो आप देख सकते हैं कि भारत में आ जाते हैं। तो इसके बाद जो है वो 47 ईयर्स यहाँ पर रहते हैं, 73 साल की जो उम्र है फिर वो यहाँ पर बिताते हैं। संकल्प से सन्यासी फादर बुल्के, जो संकल्प लेने के बाद सन्यासी होकर तैयार हुए फादर बुल्के, उनकी जो मौजूदगी दिखाई गई है पाठ में, वो क्या है। फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी लगते थे। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था।
फादर कामिल बुल्के जो है अगर एक बार रिश्ता बना लेते थे किसी से तो उसको सारी जिंदगी निभाते थे। दसियों साल बाद मिलने पर भी वही पुराने अपनत्व की गंध आती थी। अगर आप यहाँ पर अपने किसी भी मित्र से या रिश्तेदार से 1 महीने के बाद मिले तो आप स्वभाव में परिवर्तन देखेंगे। डेली बेसिस पर आप साथ में रहे मिले देखे तो एक अलग तरीके का व्यवहार होता है, लेकिन आप 1 महीने बाद मिले तो आपको एक अलग व्यवहार दिखेगा। तो 10 साल के बाद भी लेखक बताते हैं कि अगर उनसे कोई मिले तो सेम आप लास्ट टाइम उनसे जो अपनत्व छोड़ कर आएंगे आपको वही अपनत्व एज इट इज़ वापस मिलेगी। वे जब भी दिल्ली आते थे तो गर्मी सर्दी बरसात झेल कर और खोज कर जरूर मिलने आते थे, 2 मिनट के लिए ही सही। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, जिसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे। केवल इसी बात पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा यानी उसकी बुराई करते देख उन्हें दुख करते हुए देखा है। यानी लेखक ने शुरू से अपने जीवन काल से जब से वो मिले हैं तब से उन्होंने देखा है कि फादर कामिल बुल्के के आप व्यवहार में ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन्हें गुस्सा करते हुए देखें, लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए अगर उनके मुख पर आप गुस्से का एक रंग देखते हैं तो वो इसलिए कि जो लोग हिंदी भाषी हैं वही जब उनकी उपेक्षा करते हैं तो उसको देखकर उनके मन में जो आक्रोश आता है, जो गुस्सा आता है और जो उस उपेक्षा करने वाले व्यक्ति को देखकर मन मस्तिष्क में उनके नकारात्मक विचार अगर आ भी जाते हैं तो ये ही एक उसका कारण हुआ करता था कि हिंदी भाषी लोग ही उसकी उपेक्षा करते हुए उन्हें दिखते थे और वो हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का जो है हक दिलाना चाहते थे, रूप देना चाहते थे, इसका नाम देना चाहते थे। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका तो स्वभाव सा ही था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सिर्फ सांत्वना के स्वर सुनकर ही राहत मिल जाया करती थी। लेखक को अपने पुत्र की और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों में झरती हुई ध्वनि शांति प्रदान कर देती है। लेखक जो है उनके जीवन में भी कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको आप जो है उबर पाना जो है बहुत मुश्किल होता है। लेखक जो है अपने पुत्र और पत्नी की जो मृत्यु है उससे सामना कर चुके हैं और उससे उबारने के लिए फादर जो हैं अपने शब्दों में झरती हुई ध्वनि से शांति देने की काफ़ी कोशिश किया करते थे। फादर बुल्के की अंतिम जीवन यात्रा, जो फादर कामिल बुल्के हैं उनका जो अंतिम जीवन यात्रा है जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब का विषय जो है लेखक ने कैसे सामने रखा है। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले ना मिलने का दुख है। यानी कि जब लेखक को पता लग गया है कि फादर कामिल बुल्के का निधन हो गया है तो वो आखिरी समय उनको गले नहीं लगा पाए, इस चीज़ का उन्हें बहुत दुख रहा है क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में है और वो बीमार है। जब देखा तो उनका जिस्म जो है वो ताबूत में पड़ा था। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी थे, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे, क्योंकि वो इस संस्थान से जुड़े थे। कई लोगों से उनकी पहचान थी और उनकी आदत थी कि एक बार किसी से रिश्ता जोड़ लेते तो वो सारी ज़िंदगी उसे ख़त्म होने देने की भरपूर कोशिश किया करते थे। तो शैक्षिक संस्थान से बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विद्वान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश शंकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से ही खामोश खड़े थे। मसीही यानी क्रिश्चियन विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की गई। यानी कि जो इतना बड़ा व्यक्ति हिंदी के पीछे पागल हुआ फिर रहा था सारा जीवन, जिसे वो राष्ट्रभाषा का हक देना चाहता था, जहाँ भी मौका मिलता, जिस भी मंच पे मौका मिलता, वो हिंदी के लिए और उसकी उपेक्षा करने वाले भारतीयों के बारे में ऐसी बातें करते जिससे कि लोग उसकी उपेक्षा ना करके उसको प्यार से अपनत्व से उसको अपना बना ले। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो मसीही विधि से हिंदी में ही प्रार्थना करना बेहतर था। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय यानी कि वो
किसी ने ऐसी राह अपना रखी हो कि आप उसी के पीछे चल सके, आपको उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। आप इतनी मोटिवेटेड, इतनी ज़्यादा फील्ड, वो मोटिवेशन से फील्ड लाइफ थी उनकी, जो दूसरों के जीवन को भी बहुत ही अच्छा बनाने में पूरी कोशिश लगा दिया करते थे। तो एक अनुकरणीय जीवन था उनका। फिर देह जो है कब्र में उतार दी गई उनकी। लेखक की सोच। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने भी सोचा होगा या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। यानी लेखक कहते हैं या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्या कभी फादर कामिल बुल्के ने भी ये सोचा होगा कि उनके मृत्यु पर लोग रोएंगे, और रोएंगे भी तो कितने, और कितने होंगे लोग। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। हमारे बीच से वो चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय इंसानियत, इंसानी रूप में एक करुणा की जो दिव्य चमक है, जो एक अद्भुत सी चमक, जो दिव्य शक्ति लिए हुए एक व्यक्ति जो है, यानी आप कह सकते हो कि ईश्वरीय रूप लिए हुए एक व्यक्ति जो है, जिसे मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा जाता है, मैं लहलहाता खड़ा था। यानी लेखक कहते हैं, लेखक अगर उनके व्यक्तित्व को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो यही कहना चाहेंगे कि वो छायादार थे। छायादार मतलब जैसे एक बड़ा सा वृक्ष होता है, उसकी छाया में बहुत सारे लोग जो है उनको छाया मिलती है, और छाया मिलने से क्या होता है, लोगों को सुकून मिलता है, उनको उनकी सांस में सांस आती है। आप बहुत गर्मी में आप एक बार पेड़ की छाया में दे जाइए तो आपको छायादार होने का जो एक फील मिलेगा। तो वो उसी वृक्ष के समान थे। फल फूल, फल फूल क्या होते हैं कि फल फूल किस तरीके से, फल जो है किस तरीके से हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, फूल किस तरीके से हमारे जीवन में खुशबू फैला देते हैं, रंग बिरंगे फूल जो हैं और अपनी खुशबू से किस तरीके से जीवन को सुगंधित बना देते हैं। गंध से भरा यानी खुशबू से भरा, सबसे अलग, सबका होकर, सबका यानी हर किसी के वो थे, जो उनके पास आया एक बार वो उनका होकर रह जाता, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यानी कि एक यूरोप से आया हुआ व्यक्ति भारत के प्रति इतना समर्पित है जो उन्होंने भारत में रहने वाले लोगों में भी नहीं देखा। और रिश्ता निभाने में तो ऐसा अव्वल कि एक बार आप उस व्यक्ति के एक बार नज़दीक आ जाएं तो वो अपने मृत्यु पर्यंत वो लोगों को अपने से छूटने नहीं देते। और अगर आप कहीं और से आए हैं और उन्हें अब पता लग गया कि उन्हीं का, उनसे जुड़ा एक व्यक्ति उस क्षेत्र में है, उस शहर में है, या जहाँ पे भी हो, वो 2 मिनट के लिए ही आपसे मिलने आए, चाहे वो आपसे पूरी कोशिश करेंगे मिलने के लिए। ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा व्यवहार था जहाँ पर कोई कमी नहीं थी, किसी भी तरीके से कोई नकारात्मक पक्ष नहीं था। लेखक इसी के लिए जो है यहाँ पर ईश्वर से प्रश्न करते हुए नजर आते हैं इस पाठ में कि क्यों आपने ऐसे महान व्यक्ति के साथ इतना बुरा किया जो इतनी यातना सहकर वो अपने जीवन को खत्म करता है या उसका निधन हो जाता है। तो इस तरीके से इस पाठ से संबंधित जो हमने एक समरी ली है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पाठ में लेखक ने हमें क्या बताने की कोशिश की है, क्या विषय लेकर वो चले हैं। ये एक संस्मरण है जिसमें फादर कामिल बुल्के के विषय में बताया गया है कि वो कैसे व्यक्ति थे, कहाँ से आए थे, क्यों उन्होंने अपना जीवन सारा भारत में बिताया, और कैसे व्यवहार के व्यक्ति थे, उनका निधन क्यों और कैसे हुआ, ये सब कुछ हमने इस समरी में जाना है। आई होप कि आपको इस पाठ से संबंधित जो है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आपको पाठ समझाने में ये बहुत हेल्प करेगा। आपको इससे पाठ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर होंगे वो आपको समझाने में बहुत मदद करेगा। और इस तरीके से आप टर्म टू एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो हेल्प कर रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के साथ और चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें जिससे